करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में 6 to 8 को 13 नवंबर 2011 को हुआ था। बात करेंगे सामाजिक अध्ययन या सृष्टि के बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि केले और अनानास मुख्यतः उगाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कि मरुदानों में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। जो केले और अनानास है ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। हमारी व्याख्या है कि केला और अनानास मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है और इसके लिए प्रयुक्त वर्षा की होती है आवश्यकता। भारत में इसकी पैदावार मुख्यतः दक्षिण और पूर्वी भारत में होती है। तो केले और अनानास मुख्यतः कहाँ उगाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय फसल है। केले और अनानास कैसी फसल है? उष्णकटिबंधीय। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रयुक्त वर्षा की होती है आवश्यकता। और भारत में इसकी मुख्यतः कहाँ पे पैदावार होती है? दक्षिण और पूर्वी भाग में। कहाँ होती है? दक्षिणी और पूर्वी भारत में होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक की चीनी तिब्बती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय आर्य। भारतीय आर्य समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं। सबसे अधिक भारतीय आर्य। ठीक है, भारतीय आर्य समूह की भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से जुड़वा नगर है। ऑप्शन ए है दिल्ली और फरीदाबाद, सेकेंड है मुंबई और पुणे, थर्ड है बेंगलोर और मैसूर, फोर्थ है हैदराबाद और सिकंदराबाद। तो कौन से जुड़वा नगर हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये कैसे नगर हैं? ये जुड़वा नगर हैं। ठीक है, तो हैदराबाद है और सिकंदराबाद है, इस नगर को हम भारत का जुड़वा नगर कहते हैं। ये दोनों नगर तेलंगाना राज्य में है स्थित और हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी था, अब नहीं है। ठीक है, तो हैदराबाद सिकंदराबाद क्या है? भारत में के जुड़वा नगर की संज्ञा इन्हें दी गई है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, केरल से कि असम से। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो है वो जम्मू कश्मीर से मिलता है। ठीक है, तो सबसे अधिक केसर कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर से। वहीं जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की है लेह। अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। असम की कैपिटल है दिसपुर, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ, केरल की है तिरुवनंतपुरम। व्याख्या भी है कि केसर का उत्पादन भारत में मात्र जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। केसर के उत्पादन के लिए निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। और केसर के लिए किसकी होती है? निम्न तापमान की होती है आवश्यकता। किसकी? निम्न तापमान की। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 15, 20, 22, 28। तो अगर भारत के संविधान की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं हैं स्वीकृत। कितनी? 22 हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है वो तो मैंने आपको कई बार बताया है, जिसको हमने ट्रिक से याद करने के लिए कहा था। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। बाबड़े यानी कि बंगाली, बोडो, डोंगरी, बाबड़े मामा यानी कि मलयालम, मराठी, काका यानी कि कन्नड़, कश्मीरी, सास यानी कि संस्कृत और संथाली, बाबड़े मामा, काका, सास, उस यानी उर्दू और सिंधी, उस गुप्त यानी गुजराती, पंजाबी, तमिल, उस गुप्त मणि यानी कि मणिपुरी, को यानी कि कोंकणी, आसमान यानी असमिया और नेपाली, उड़ाते मतलब उड़िया और तेलुगु है मतलब हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं। ठीक है, बाबड़े मामा, काका, सास, उस गुप्त मणि को आसमान में उड़ाते हैं, ये हमारी ट्रिक है और ये हमारी 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का है उल्लेख। इसके आरंभ में 14 भाषाएं थी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 14 थी, लेकिन धीरे धीरे संविधान संशोधन हुए और हमारे वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षण कौन सा प्राणी है? गेंडा, शेर, बाघ की भालू। तो असम में के है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, इसका आकर्षण है गेंडा। कौन है? गेंडा है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का मुख्य आकर्षण जो है वो गेंडा जानवर है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था जब अरविंद आश्रम की मंजिल थी, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पौंडीचेरी की गोवा।
सही आंसर हो जाएगा पौंडीचेरी। वह स्थान पौंडीचेरी है जो फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था और अरविंद आश्रम की थी मंजिल। क्या थी? अरविंद आश्रम की मंजिल। व्याख्या है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक अरविंद घोष का आश्रम कहाँ था? पौंडीचेरी में स्थित। आश्रम को ओरविले आश्रम 1916 के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी पूर्व में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। तो स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक कौन थे? अरविंद घोष। इनका आश्रम कहाँ था? पौंडीचेरी में। आश्रम को क्या कहते थे? ओरविले आश्रम के नाम से जानते थे 1916 में। और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा है कि मुंबई हाई संदर्भित है। ऑप्शन ए है अपतटक क्षेत्र तेल से, सेकेंड है तटवर्ती तेल क्षेत्र से, थर्ड है अपतट गैस क्षेत्र से, फोर्थ है तटवर्ती गैस क्षेत्र से। तो अगर हम बात करें मुंबई हाई की तो ये अपतट तेल क्षेत्र से संबंधित है। अपतट तेल क्षेत्र से मुंबई हाई है संदर्भित। ठीक है, मुंबई हाई अपतट तेल क्षेत्र के लिए फेमस है जो महाराष्ट्र के पास है स्थित। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट है भारत का 26वां राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड, झारखंड, गोवा की छत्तीसगढ़। तो अगर भारत के 26वें राज्य की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून गैरसैंण, गोवा की पणजी। हमारी व्याख्या है कि भारत का 26वां राज्य जो था वो छत्तीसगढ़ बना था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को। भारत का नवनिर्मित राज्य तेलंगाना था 29वें नंबर का, इसे 2 जून 2014 को ये बना था। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर का है तो उसकी इंफॉर्मेशन है कि 26वां राज्य छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 28वां राज्य बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को, 29वां राज्य बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। लेकिन फिर हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसलिए अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र की गंगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। व्याख्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीनी स्वायत्त प्रांत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश के होते हुए बंगाल की खाड़ी में है गिरती और तिब्बत में इस नदी को हम तांग्सपो कहते हैं। चीन में यालू तांग्सयू चियांग कहते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाभारत के लेखक कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो महाभारत की बात करें तो महाभारत के थे वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास किसके लेखक के? महाभारत के लेखक थे वेदव्यास। व्याख्या भी है कि महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को मानते हैं। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के लेखक गणेश जी थे जबकि इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास थे और प्रारंभिक नाम था इसका जय संहिता। तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेदव्यास। कितने इसमें श्लोक हैं? ये 1,00,000 श्लोक हैं। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है। लेखक गणेश जी थे, मतलब लिखा गणेश जी ने था लेकिन रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। और महाभारत को पहले क्या कहते थे? प्रारंभिक नाम जय संहिता। क्या था? जय संहिता। नेक्स्ट है कि लाल किले का निर्माण किसने कराया? शेरशाह, हुमायूं, अकबर की शाहजहां। फिर हो जाएगा शाहजहां। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने लाल किले का निर्माण कराया था। ठीक है, लाल किला दिल्ली का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा 1648 में कराया गया। आगरा का लाल किला, आगरा का किला का निर्माण अकबर के द्वारा 1573 में कराया गया। तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और इन्होंने ताजमहल का निर्माण भी कराया था। कहाँ है ताजमहल? ये आगरा में है। ठीक है, और फिर बता रहे हैं आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? जिसे आगरा का किला कहते तो वो अकबर ने 1573 में करवाया था। अकबर जो ये थे अकबर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर ए स्वामी राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है,
और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। व्याख्या है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे ये भारत रत्न प्राप्त करता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 1950 से 62 तक था। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो थे ये एकमात्र राष्ट्रपति थे 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे 1950 से 62 तक, और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया? नूरजहां, अनारकली, मुमताज महल, शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1653 में आगरा में कराया गया। ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था। ताजमहल का निर्माण किससे किया गया था? सफ़ेद संगमरमर से। नेक्स्ट है कि किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म की बौद्ध धर्म? जैन धर्म। 24 महान आचार्य तीर्थंकर जैन धर्म में थे। किसमें थे? जैन धर्म में। तो जैन धर्म में 24 महान आचार्य हुए। इन्हें हमने क्या नाम दिया? तीर्थंकर कहा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। प्रारंभिक 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। 2 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता प्रमाणित है, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम में 24वें नंबर के थे और पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे। ठीक है, सांप इनका चिन्ह है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आणविक परीक्षण वर्ष 1974 में हुआ था। इसे किस नाम से जानते हैं? शक्ति वन, टॉर्नेडो, चगाई के हंसते हुए बुद्ध। तो भारत का प्रथम आणविक परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, और इसे हंसते हुए बुद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हंसते हुए बुद्ध। तो भारत का प्रथम आणविक परीक्षण इंदिरा गांधी के काल में 1974 में पोखरण राजस्थान में किया गया। इस परीक्षण को हंसते हुए बुद्ध यानी लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया। ठीक है, प्रथम आणविक परीक्षण किसने किया? इंदिरा गांधी ने। कब किया? 1974 में। कहाँ किया? राजस्थान के पोखरण में किया। क्या नाम दिया? हंसते हुए बुद्ध यानी कि लाफिंग बुद्धा इसको नाम दिया। नेक्स्ट है कि शकुंतलम लिखी थी कालिदास ने, भास ने, कंबन ने, असघोष ने। तो शकुंतलम जो है ये कालिदास ने लिखी थी। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास जी की रचना है। व्याख्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखी गई थी, जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई। इस महाकाव्य का नायक था राजा दुष्यंत और नायिका ऋषि कन्या थी शकुंतला। तो अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा? कालिदास ने। कैसा था? वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखा गया था। महाकाव्य के नायक कौन थे? राजा दुष्यंत, और नायिका कौन थी? ऋषि कन्या शकुंतला थी। कौन थी? ऋषि कन्या शकुंतला। नेक्स्ट है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को पराजित किया था मुगलों ने, अफगानों ने, अंग्रेजों ने कि सिक्कों में? तो पानीपत की टोटल 3 लड़ाई हुई थी। तो इसमें से पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसने बाबर जी विजयी हुआ था, भारत में मुगल वंश की उसने स्थापना की थी। दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। 1761 वाली जो वो थी, इसमें जो था वो अफगानों ने जीती थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने पराजित किया था? अफगानों ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुई। पानीपत में हरियाणा के मैदान में जो अहमद शाह अब्दाली था, जो कि एक अफगान था, उसने मराठा सेनापति जो सदाशिवराव भाऊ थे, इनके बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मराठाओं की हार हो गई और निर्णय हो गया कि मराठा भारत में राज्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई से ही तय हुआ था कि मराठा भारत में राज्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कि किसने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है दादा भाई नौरोजी, फोर्थ है लाला लाजपत राय। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, गंगाधर तिलक ने कही थी। ठीक है, किसने कही थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नायक थे। ये कांग्रेस के गरम दल के नेतृत्व करता थे। बाल गंगाधर ने घोषणा की थी कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करके रहूंगा? मैं इसे लेकर रहूंगा।
नेक्स्ट है कि राणा सागा संबंधित है मालवा से, खजुराहो से, मेवाड़ से कि मांडू से। अगर राणा सागा की बात करें तो ये किससे संबंधित है? राणा सागा मेवाड़ से। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राणा सागा मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे। 16 मार्च 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर के बीच में और राणा सागा के बीच में, जिसमें राणा सागा की हार हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी कि बाबर की जीत हुई। 16 मार्च 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध राणा सागा और बाबर के बीच में, बाबर की जीत हुई, राणा सागा की हार हुई। नेक्स्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार की उत्तर प्रदेश। तो अगर हम बात करें पंचायती राज संस्थाओं के निर्माण की, तो सबसे पहले ये राजस्थान राज्य ने किया। किसने किया? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। ठीक है, बिहार की कैपिटल है पटना, महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। और पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। अक्टूबर 1959 को किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक राज्य का दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज संस्था की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? नागौर राजस्थान से हुई थी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक राज्य का इसे दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ है संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार, लोकतांत्रिक सरकार की सभी सरकार। सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संवैधानिक सरकार का अर्थ है कि संविधान की जो शर्तें होती है उनके अनुसार सरकार, कानून के अनुसार सरकार और लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो वे सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित और नियंत्रित होती है उसे संविधान सरकार कहलाती है। ठीक है, कौन सी सरकार? वह सरकार जो संविधान के द्वारा नियमित हो और नियंत्रित हो, तो वो कहलाती है संविधान सरकार। नेक्स्ट है कि पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे नेहरू और झो एन लाई के बीच, नेहरू और मंडेला के बीच, गांधी और झो एन लाई के बीच, गांधी और मंडेला के बीच। तो अगर बात करें पंचशील समझौते की, तो नेहरू और झो एन लाई के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, भारत और चीन के मध्य 29 अप्रैल 1954 ईस्वी में एक समझौता हुआ जिसे हमने पंचशील समझौता कहा। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 में। किसके किसके बीच? भारत और चीन के बीच में। किसका नाम दिया गया? पंचशील समझौता। इस समझौते के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। और इस समझौते के तहत तिब्बत जो था उस तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर अंत में कब हस्ताक्षर हुए थे? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 28 फरवरी 1950। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे उनके द्वारा भारत के संविधान पर अंत में हस्ताक्षर 24 जनवरी 1950 को हुए थे। कब हुए थे? 24 जनवरी को हुए थे। व्याख्या है कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। इसके सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश के रूप में हुआ स्थापित। 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया, 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रथम प्रधान कौन थे? BR अम्बेडकर, BN राव, JL नेहरू, B पटेल। तो संविधान सभा के प्रधान जो थे, संविधान सभा के प्रधान, तो वो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। क्या मिला था? बोनस। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बोनस मार्क्स मिलते हैं यूपी टेट में अक्सर, तो उसमें से ये एक था। व्याख्या है कि दिए गए विकल्प में कोई विकल्प उत्तर के रूप में नहीं सही है क्योंकि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे रचितानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और BN राव ये संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, इसलिए हमें इसमें बोनस मिला था। अस्थायी पूछे अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के पूछे भीमराव अम्बेडकर और अगर संवैधानिक सलाहकार पूछे तो BN राव थे।
नेक्स्ट है कि राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी प्रयाग, कन्नौज, उज्जैन की पाटलिपुत्र। तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी पूछा है कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। ठीक है। राजा हर्षवर्धन जो थे वो पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। हर्षवर्धन को कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन शक्तियां पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो लगभग 200 वर्ष तक चला था। अंततः गुज्जर प्रतिहार से संघर्ष में क्या रहे थे? विजेता रहे थे। तो राजा हर्षवर्धन क्या थे? पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। कहाँ के? पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा। और हर्षवर्धन ने कन्नौज को क्या बनाया था? अपनी राजधानी। और हर्ष की जब मृत्यु हो गई तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितनी शक्तियां थी? तीन। कौन कौन सी? पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इनके मध्य क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष। कितना चला? 200 वर्षों तक। विजेता कौन हुआ अंत में? गुज्जर प्रतिहार हुए थे विजेता। नेक्स्ट है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था चालुक्य द्वारा, चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा कि राष्ट्रकूटों द्वारा? से आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों द्वारा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर था इसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रकूटों द्वारा। व्याख्या भी है कि एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है स्थित और यहाँ पर राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिरों का निर्माण कराया गया। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था कैलाश मंदिर। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम इन्होंने करवाया था। तो एलोरा कहाँ स्थित है? एलोरा है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र कैपिटल है मुंबई। और राष्ट्रकूटों के द्वारा कई मंदिर का निर्माण कराया गया था महाराष्ट्र के एलोरा में। एलोरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसका निर्माण। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? 1, 2, 3, 4। तो ग्राम पंचायत के 3 पक्ष हैं। ठीक है, कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। भारत में पंचायती व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में अपनाया गया था। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको कितना अपनाया गया? त्रिस्तरीय रूप में। जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। किसमें? जिला पंचायत, खंड पंचायत, ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 40 में किसका? पंचायती राज व्यवस्था का है वर्णन। किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। नेक्स्ट है कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, मेयर, कलेक्टर, अध्यक्ष। तो जो नगर पालिका कमेटी का प्रधान है ये अध्यक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यक्ष। ठीक है, नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष चेयरमैन कहलाता है। नेक्स्ट है ग्राम न्यायालय कहलाता है ग्राम सभा, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम अदालत। तो न्याय पंचायत कहलाता है। ठीक है, जो ग्राम न्यायालय है उसको हम न्याय पंचायत कहते हैं। देश के आम नागरिकों तक न्याय व्यवस्था की पहुंच को बढ़ाने और न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्यों को ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के जो सामान्य मामले हैं उनकी सुनवाई कर जो नागरिक हैं उनको त्वरित यानी कि तुरंत न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत की स्थापना का है प्रावधान। ठीक है, ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर पर न्यायाधीश होते हैं जिसे हम न्यायाधिकारी कहते हैं। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। नेक्स्ट है कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग कहलाता है इसका परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा की तो सही आंसर हो जाएगा कक्षा। सूर्य के चारों ओर से किसी उपग्रह का मार्ग यानी कि सूर्य के चारों ओर किसी उपग्रह का मार्ग क्या कहलाता है? कक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? कक्षा। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों द्वारा जिस पथ पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वह कक्षा कहलाता है। और प्रत्येक ग्रह का कक्ष एक निश्चित पथ होता है। प्रत्येक ग्रह का कक्ष क्या होता है? निश्चित पथ है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है सूर्य, चंद्रमा, शुक्र के प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो सूर्य के सबसे निकट चंद्रमा, सूर्य के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है तो वो चंद्रमा है। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे निकट खगोलीय पिंड है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जबकि शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी
3,84,400 किलोमीटर है और शुक्र की दूरी पृथ्वी से 4 करोड़ किलोमीटर है। तो सबसे निकट खगोलीय पिंड पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शुक्र पृथ्वी के क्या है? सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर और शुक्र की दूरी पृथ्वी से कितनी है? वो है 4 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, ये सब याद रखना। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, यानी भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? फर्स्ट है उत्तरी अमेरिका से होकर, सेकेंड है दक्षिणी अमेरिका से होकर, थर्ड है अफ्रीका से होकर, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से होकर। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है तो उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। ये रेखा तीनों महाद्वीपों से होकर 13 देशों से गुजरती है। ये 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हैं। भाई भूमध्य रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के कौन सी अक्षांश रेखा को कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को पृथ्वी के भूमध्य रेखा कहते हैं। ये रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? ये 3 महाद्वीपों से और 13 देशों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया हैं। यानी कि भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरती? तो उत्तरी अमेरिका से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट है कि महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय कहलाता है झील, द्वीप, सागर की नदी। सही आंसर हो जाएगा सागर। महासागर से छोटा बृहत लवणीय जलाशय सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? सागर। ठीक है, तो महासागर से छोटा जो बृहद लवणीय जलाशय है उसको हम सागर कहते हैं। जैसे कि अरब सागर, चीन सागर, काला सागर और लाल सागर। तो महासागर से छोटा बृहद लवणीय जलाशय को क्या कहते हैं? सागर। अरब सागर, चीन सागर, काला सागर और लाल सागर। नेक्स्ट है कि किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है नदी घाटी, नहर, बांध की जल डमरू। सही आंसर हो जाएगा नदी घाटी। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा जो अपवाह क्षेत्र होता है वो नदी घाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी घाटी। ठीक है, किसी नदी तथा उसके सहायकों के अपवाह क्षेत्र को संयुक्त रूप से नदी घाटी के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में भूमि बहुत ही उर्वरा होती है। इन क्षेत्रों में भूमि कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा उर्वरा। तथा जनसंख्या का संकेंद्रण यहाँ क्या होता है? यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण होता है ज्यादा। नेक्स्ट है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। सही आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की जो बृहत्तम नदी है वो गंगा है। ठीक है, कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। इसके द्वारा संचित क्षेत्र लगभग 9 लाख किलोमीटर है। तो इस नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसके द्वारा संचित क्षेत्र कितना है? लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 2510 यानी 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री ग्लेशियर है। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहते हैं। कौन सी? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? यानी कि ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच में अंतराल पूछा है। ऑप्शन ए 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 6 घंटे, ऑप्शन डी है 6 घंटे 30 मिनट। तो ग्रीनविच मध्य समय और भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट का है। कितना है? 5 घंटे और 30 मिनट का समय अंतराल है। व्याख्या है कि ग्रीनविच मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो ग्रीनविच मानक समय रेखा कितनी कहलाती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ग्रीनविच और भारतीय प्रमाण समय के बीच का समय अंतराल 5 घंटे 30 मिनट का होता है। तो ग्रीनविच मानक समय रेखा कितनी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है कहलाती। भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कहाँ से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरता है। ग्रीनविच और भारतीय प्रमाण समय के बीच का अंतराल 5 घंटा और 30 मिनट का होता है। कितना? 5 घंटा 30 मिनट।
नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? समुद्र तल, हिमनदी, हिमशैल के मरुस्थल। तो इसमें से अगर हम बात करें उस भू आकृति के बारे में जो भारत में नहीं पाई जाती है तो हिमशैल, हिमशैल भारत में नहीं पाई जाती है। ठीक है, हिमशैल भू आकृति जो है वो भारत में नहीं पाई जाती है। हिमशैल मुख्यतः ध्रुवों के समीप स्थित देशों में पाई जाती है। हिमशैल भू आकृति कहाँ नहीं पाई जाती है? भारत में। हिमशैल पाई कहाँ जाती है? ध्रुवों के समीप स्थित देशों में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 0, 1, 2, 3। आंसर हो जाएगा 1। भारतीय मुख्य भूभाग में एक महासागर मिलते हैं। कितने महासागर मिलते हैं? 1। व्याख्या है कि भारत का मुख्य भूभाग दक्षिणी क्षेत्र मात्र एक महासागर हिंद महासागर से मिलता है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है, एक अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो भारत का मुख्य भूभाग यानी कि दक्षिणी क्षेत्र कितने महासागर से मिलता है? एक कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर को दो भागों में बांटता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है कि शांत घाटी किस राज्य में है स्थित? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो अगर शांत घाटी की बात करें तो हमारे केरल राज्य में है स्थित। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र की मुंबई, उत्तराखंड की देहरादून, गेरसैण, कर्नाटक की बेंगलोर। ठीक है, तो शांत घाटी केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में है स्थित। ये घाटी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के नीलगिरी में है स्थित। जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था प्रयाग में, लुम्बिनी में, गया में कि सारनाथ में? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला वचन सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, व्याख्या है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त करने के बाद अपना पहला वचन जो उपदेश दिया था सारनाथ में। इस घटना को हमने धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना। इस घटना को क्या बोला? धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का निर्माण किया। सारनाथ को पूर्व में ऋषिपत्नम तथा मृगदाब के नाम से जानते थे। सारनाथ को पूर्व में क्या कहते थे? ऋषिपत्नम और मृगदाब। तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला प्रवचन यानी उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, देववर्मन के बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था ये बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अंतिम शासक पूछा है तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और जो पुष्यमित्र शुंग था ये किसका था? बृहद्रथ का सेनापति था और इसको मारकर इसने जो था शुंग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी सदी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व, 1ली सदी ईसवी, 2री सदी ईसवी। आंसर हो जाएगा 6ठी सदी ईसा पूर्व। प्राचीन रोम जो था ये पहली सदी, तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गणतंत्र। व्याख्या है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में प्राचीन रोम गणतंत्र हुआ और उसी समय भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की हुई शुरुआत। किसकी? द्वितीय नगरीय क्रांति की। नेक्स्ट है सिंधु घाट सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? अवाचनीय है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें कई सारी लिपियां तो मिली हैं लेकिन उसका वाचन अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए कैसी हैं? ये अवाचनीय है। ठीक है, लिपियों के लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को ब्रेस्टोफेदोन भी कहते हैं। जो हमारी लिपियां हैं इनकी लिखावट के आधार पर हड़प्पा लिपि को क्या कहते हैं? ब्रेस्टोफेदन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग करना नहीं जानते थे? सोना का, चांदी का, लोहे का, कांसे का। तो हड़प्पा के लोग लोहे का जो था ये प्रयोग करना नहीं जानते थे क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंतरंजी खेड़ा में लोहे का उपयोग किया हमने जाना। व्याख्या है कि हड़प्पा के लोगों को लोहे धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्य धातु कांसा यानी टीन और टावा थी।
इसीलिए कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते थे। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा में 1000 ईसा पूर्व में मिला है। तो हड़प्पा के लोग किसका प्रयोग नहीं करते थे? लोहे का प्रयोग हमने कब किया है? उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेड़ा में लगभग 1000 ईसा पूर्व में किया है। हड़प्पा काल में मुख्य धातु क्या थी? कांसा, टीन और तांबा थी और इसीलिए इसे क्या कहते थे? कांस्ययुगीन सभ्यता कहते थे। कौन सी सभ्यता? कांस्ययुगीन। नेक्स्ट है कि शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी 62 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 82 ईस्वी में, 88 ईस्वी में। तो शक काल की बात करें तो इसकी शुरुआत कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो शक काल की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में। किसने की? 78 ईस्वी में किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। किसने की थी? कुषाण शासक कनिष्क ने। नेक्स्ट है भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी, हेस्टिंग्स, क्लाइव की कैनिंग। तो इसमें हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, व्याख्या है कि दिए गए विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं है क्योंकि भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? अवध, बंगाल, मैसूर की दिल्ली। तो अवध क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी। व्याख्या है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण कर अंग्रेज राज्य में विलीन कर उसकी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि अवध के लगभग प्रत्येक घर का एक सदस्य जो था वो अंग्रेजी सेना में था। इस तरह 1857 का विद्रोह जो था एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता होने पर भारत एक रियासत बन गया। स्वतंत्र होने पर जो इंडिया था वो एक रियासत बन गया। रियासत का दर्जा किस वर्ष हुआ था खत्म? वर्ष 1947 में, 1948 में, 49 में कि 50 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के बाद सभी रियासत को मिलकर भारत को एक रियासत में परिवर्तित किया गया। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत को रियासत के रूप में क्या मिली? मान्यता मिली। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन को भारत में ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल भी थे। माउंटबेटन कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है असम का प्राचीन नाम है पावा, कामरूप, पिपलीवन, किरामग्राम। तो असम की बात करें तो असम का प्राचीन नाम है कामरूप। क्या है? कामरूप। और असम की कैपिटल है दिसपुर। तो असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। और कामरूप का शासक कौन था? हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर का। कौन था? हर्षवर्धन का मित्र दिवाकर। नेक्स्ट है कि दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है जैन स्थापत्य के, बौद्ध के, मुगल के कि सल्तनत के? तो दिलवाड़ा मंदिर ये जैन स्थापत्य के उदाहरण थे। ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर ये जैन स्थापत्य के उदाहरण थे। इस मंदिर का निर्माण 1021 में बिमल शाह जो कि चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री था, इसके द्वारा आबू राजस्थान में कराया गया था। दिलवाड़ा मंदिर किसके हैं? जैन स्थापत्य के उदाहरण। इसका निर्माण किस कब करवाया गया था? 1021 में बिमल शाह जो कि चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा के मंत्री थे, उनके द्वारा आबू राजस्थान में करवाया गया। नेक्स्ट है चाणक्य को किस नाम से भी जानते थे? भट्ट स्वामी, राजशेखर, विशाखदत्त, विष्णुगुप्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इसके अन्य नाम थे कौटिल्य, चाणक्य और ये मौर्य वंश के संस्थापक भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय के पहले आचार्य थे। चाणक्य ने राजनीति पर प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की और इन्हें भारत का मेकियावेली कहते थे। तो चाणक्य का मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते थे। चाणक्य किसके थे? मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी तो चाणक्य ने इनका हेल्प बहुत ज़्यादा की थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की और इन्हें ही भारत का मेकियावेली भी कहते थे।
नेक्स्ट है कि औषधि से किसका संबंध नहीं था? धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक की सुश्रुताचार्य। तो औषधि से बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भास्कराचार्य का संबंध नहीं था। ठीक है, औषधि का संबंध किससे था? धन्वंतरि से है। इन्हें हम औषधि का विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो औषधि का संबंध किससे है? धन्वंतरि से है। इन्हें क्या कहते थे? औषधि विज्ञान का पिता कहते थे। चरक तथा सुश्रुत की बात करें, इनका संबंध भी औषधि से था। लेकिन भास्कराचार्य ये गणितज्ञ, ये ज्योतिष शास्त्री या खगोल शास्त्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा कि संसद द्वारा। कि जो भारत के राष्ट्रपति थे उनको उसके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर उसके कार्यकाल से हटाना है तो पूर्व संसद द्वारा महाभियोग लाकर हटा सकते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का है वर्णन। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर इसके विरुद्ध महाभियोग क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, शंकराचार्य, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और वेदों के और लोटों का नारा दिया था। वहीं राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। व्याख्या है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में, और इन्होंने वेदों की और लोटों का नारा दिया। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ की? मुंबई में। कौन सा नारा दिया? वेदों की और लोटों। नेक्स्ट है कि किसके सलाह पर राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। मार्क्स मिला था ये 2011 का प्रीवियस ईयर, तो इसमें कई सारे बोनस हमें मार्क्स मिले थे। व्याख्या है कि राज्यपाल जो है वो सामान्यतः विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और पद को वितरण करता है। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है, इसलिए बोनस मिला था। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का संस्थापक अशोक था, बिंदुसार चंद्रगुप्त की पुष्यमित्र। तो मौर्य समाज के स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से इन्होंने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार था और इनका पुत्र जो था वो अशोक था। ठीक है, और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ये सब पूछे जाते हैं, याद रखना। व्याख्या है कि मौर्य समाज की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से और पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है, फाहान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया? शासनकाल में भारत का दौरा किया हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कोई नहीं। तो फाहान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो फाहान एक कैसा था? चीनी शासक था और गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते थे, इनके समय भारत आया था। जबकि जो हर्षवर्धन थे, इनके शासनकाल में 629 में हैंसोंग आया था। तो वहाँ से हैंसोंग, यहाँ से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन हैंसोंग के शासनकाल में भारत आया 629 में। तो हैंसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया 629 में, और फाहान जो चीनी यात्री था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि 27 जून 2013 को हुआ था। ये 6 to 8 का है, सामाजिक अध्ययन का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अंकोर वाट स्थित है? कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में कि म्यांमार में? तो अगर हम बात करें अंकोर वाट की, तो ये वर्तमान के कंपोचिया, कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, वर्तमान में अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंपूचिया, कंबोडिया में स्थित है। वहीं श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजावर्धनेपुरम, कोट्टम, और चीन की कैपिटल है बीजिंग। व्याख्या है कि अंकोर वाट मंदिर कंपोचिया यानी कि कंबोडिया में है स्थित। ये मंदिर भगवान विष्णु को है समर्पित और इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खमेर शासक सूर्यवर्मन सेकंड द्वारा कराया गया था। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंपोचिया, कंबोडिया में है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 12वीं शताब्दी में खमेर शासक जो सूर्यवर्मन सेकंड थे, सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है कि
भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया? यानी भारत में जो मध्य युग चल रहा था उसमें कौन से साम्राज्य थे जिसने कन्नौज पर किया था शासन? राठौर ने, गुज्जर प्रतिहार ने, चौहान ने कि पाल ने? सही आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार ने। ठीक है, भारत में मध्य युग में जो गुज्जर प्रतिहार थे इनके साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था। गुज्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कन्नौज पर शासन प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद हासिल हुआ। कन्नौज पर शासन प्राप्त करने कौन सा हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणात्मक संघर्ष के बाद हुआ था हासिल। इसकी शुरुआत वत्सराज ने की थी। जो वत्सराज थे उन्होंने क्या की थी? इसकी स्टार्टिंग की थी। वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसीलिए वत्सराज को गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। वत्सराज को क्या कहते थे? गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहते थे। मध्यकालीन भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश द्वारा कन्नौज पर शासन किया गया। इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। सबसे प्रतापी शासक था मिहिर भोज। और गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन स्थापित किया गया। तो कन्नौज पर शासन करने के लिए क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था या त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। इसकी शुरुआत किसने थी? स्टार्टिंग की थी वत्सराज ने। ठीक है, वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त किया था और कन्नौज पर अधिकार किया था। कहाँ किया था अधिकार? कन्नौज पर किसने किया था? वत्सराज ने। किसको हराया था? इंद्रायुध को हराया था, जो कि कौन थे? कन्नौज के शासक थे। इसीलिए वत्सराज को क्या कहते थे? गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक। गुज्जर प्रतिहार वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वत्सराज थे। वहीं मध्यकालीन भारत में गुज्जर प्रतिहार वंश था, उसने कहाँ पर अधिकार कर लिया था? कन्नौज पर। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट फर्स्ट था। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिहिर भोज। वहीं गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन स्थापित हुआ। किसका हुआ? गढ़वाल वंश का जो शासक था वो हुआ था स्थापित। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित है तंजौर में, उड़ीसा में, कालीकट में कि दक्कन में? सही आंसर हो जाएगा तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजौर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना 1010 में चोल शासक थे राजराज फर्स्ट के द्वारा तंजौर तमिलनाडु में की गई थी। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को था समर्पित। तो बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना किसने की थी? 1010 में की गई थी। चोल शासक थे राजराज फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, कहाँ है? तंजौर तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इस मंदिर को क्या कहते थे? राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं और भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। नेक्स्ट है शहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? उमर खयाम, फिरदौसी, शेख खादी, कौंडिल्य? नेक्स्ट है शहनामा किसके द्वारा लिखी गई? उमर खयाम, फिरदौसी, शेख खादी, कौंडिल्य? तो शहनामा ये फिरदौसी द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? फिरदौसी द्वारा। ठीक है, शहनामा लेख पुस्तक की रचना महमूद गजनवी का दरबारी लेखक फिरदौसी ने की थी। शहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। फिरदौसी जो थे वो किसके दरबारी लेखक के? महमूद गजनवी के दरबारी लेखक थे। किसके? महमूद गजनवी के। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित है, यानी मिलान करना जो सही से मिलान किया गया है वह? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, सेकेंड है लॉर्ड विलियम बेंटिक विलय नीति, थर्ड है लॉर्ड कैनिंग सती प्रथा का अंत, फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसमें क्या आ रहा है? स्थायी यानी परमानेंट आ रहा है। इसमें क्या है? कान यानी कि कान आ रहे हैं। तो कान कैसे होते हैं? परमानेंट होते हैं। तो कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। व्याख्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी इस्तेमारी व्यवस्था स्टार्ट की थी। कब की थी? 22 मार्च 1793 में की थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था? स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 में किया था।
थर्ड है लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया, सती प्रथा का अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। वहीं लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो विलय नीति 1848 से 56 तक थी, और लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने सहायक संधि प्रणाली पर 1798 में थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि मार्को पोलो कौन था, अन्वेषक, वैज्ञानिक, लेखक के प्रकाशक। अगर मार्को पोलो की बात करें तो वो एक अन्वेषक था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्को पोलो वेनिस इटली का यात्री था जो 13वीं शताब्दी के अंत में दक्षिण भारत आया था। तो मार्को पोलो कौन था, वेनिस यानी कि इटली का क्या था, यात्री था, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में आया था दक्षिण भारत। ये दक्षिण भारत कब आया, 13वीं शताब्दी के अंत में आया था। और कौन था, मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का था यात्री। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है इसमें से। ऑप्शन ए है हमारा दी ट्रिब्यून, ऑप्शन बी है टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है बंगाल गजट, ऑप्शन डी है दी एंग इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। ठीक है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, तो जो बंगाल गजट है ये पहला भारतीय समाचार पत्र है। कौन सा, बंगाल गजट। ठीक है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र की अगर बात करें तो वो बंगाल गजट था, जिसे 1818 ईस्वी में जेम्स सिक्की ने किया था प्रकाशित। और बंगाल गजट अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था। तो प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, बंगाल गजट, जिसे किसने किया था, जेम्स सिक्की ने प्रकाशित कब, 1818 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण हुआ था। ऑप्शन ए है कि न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, थर्ड है लंदन में, फोर्थ है दुबई में। सही आंसर हो जाएगा लंदन में। प्रथम भूमिगत रेलवे इसका निर्माण हुआ था लंदन में। ठीक है, पहली भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। व्याख्या भी है कि विश्व में जो प्रथम भूमिगत रेलवे है इसका निर्माण हुआ था लंदन में। इस भूमिगत रेलवे सेवा का प्रारंभ 10 जनवरी 1863 में किया गया और यह रेल भाप इंजन से चलती थी। तो विश्व में प्रथम भूमिगत रेलवे का निर्माण कहाँ हुआ, लंदन में हुआ। कैसी थी, रेलवे सेवा का प्रारंभ किया गया था 10 जनवरी 1863 में, और किससे चलती थी, भाप इंजन से चलती थी। ठीक है, किससे चलती थी, भाप इंजन से। नेक्स्ट हमारा है कि अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया। जो अमेरिका था इसने नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, तो कब गिराया था। ऑप्शन ए है 6 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 1945, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 1944 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1945। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 अगस्त 1945। अमेरिका ने नागासाकी में परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया। कब गिराया था, 9 अगस्त 1945 को। व्याख्या भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर परमाणु बम गिराए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 पर हुआ था। 1939 से लेकर 1945 के दौरान हुआ था। अमेरिका ने क्या किया कि जापान के 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, इन पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया 1945 को, और नागासाकी पर गिराया 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कौन से वर्ष की गई, 1960, 1961, 1962 की 1963। सही आंसर हो जाएगा 1962। नागरिक सुरक्षा संगठन की जो स्थापना है ये 1962 यानी कि 1962 में की गई थी। ठीक है, तो नागरिक सुरक्षा संगठन इसकी स्थापना कब गई, 1962 1962 में की गई। व्याख्या भी है कि भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 17 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। कहाँ की गई थी, भारत में। किसकी, नागरिक सुरक्षा संगठन की। कब की गई स्थापना, 17 नवंबर 1962 को। किसके युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध के बाद। किसने की थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ILO, WHO, यूनिसेफ की HAO। सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ। ठीक है, बाल कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सब है।
व्याख्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई। कब की गई? 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण विश्व विशेषकर अविकसित देशों के बालकों का विकास और संरक्षण प्रदान करना है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है कि कौन सा देश द6 यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव, भूटान। तो सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ये म्यांमार जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान, भारत, श्रीलंका ये सभी हैं। ठीक है, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है और जो है इसके 8 सदस्य देश हैं। कितने हैं? 8 हैं। लेकिन इसका नहीं पूछा था तो हमारा म्यांमार इसका देश सदस्य देश नहीं है। व्याख्या भी है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के प्रयासों से की गई थी। तो सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन स्थापना कभी 8 दिसंबर 1985 को ही किसने की? बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की थी। स्थापना के समय सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी, परंतु वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8 है, जो कि है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। ठीक है, इसमें भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, भूटान की थिम्पू, मालदीव की कैपिटल है माले, श्रीलंका की कोलंबो, श्रीजयवर्धनपुरम कोट्टम और अफगानिस्तान की काबुल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो जो ये गोदावरी है ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी पूछा है तो गोदावरी है। तो प्रश्न में उल्लेखित सभी नदियां प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनकी लंबाई निम्न है, जैसे कि गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, महानदी 858 किलोमीटर और कावेरी 800 किलोमीटर। तो भारत में उल्लेखित सभी नदियां कैसी हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनकी लंबाई कितनी है? गोदावरी की 1465 है, कृष्णा की 1401 है, महानदी की 858 है और कावेरी की 800 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता, पृथ्वी का आकर्षण बल और अवसादन की दर। तो किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकलन में नहीं किया जाता है? तो पृथ्वी का आकर्षण बल। किसका? पृथ्वी का आकर्षण बल। व्याख्या भी है कि पृथ्वी की आयु के परिकलन के लिए निम्न घटक का उपयोग यानी कि प्रयोग किया जाता है: चंद्रमा का ज्वारीय बल, महासागरों में लवणता और अवसादन की दर। वहीं पृथ्वी की आयु का आकलन जो है इसे करने में पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसकी नहीं पड़ती है? पृथ्वी के आकर्षण बल की आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली किसका उदाहरण है? अपनत घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का कि अवसादन की दर? तो सही आंसर हो जाएगा रिफ्ट घाटी का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली है किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का है उदाहरण। व्याख्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी यानी डेथ वैली है ये रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर। नेक्स्ट है कि मयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है यानी मयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी है हवाई द्वीप में, थर्ड है चिली में, फोर्थ है फिलीपींस में।
सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। मेयान ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो ये फिलीपींस में स्थित है। कौन सा? मेयान ज्वालामुखी पर्वत। व्याख्या भी है कि मेयान ज्वालामुखी फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर अल्वे प्रोविंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मेयान ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस के लूजन आइलैंड पर आल्वे प्रोविंसी में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? बालघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर, सलेम और धर्मपुरी। तो कौन से जिले हैं जिसमें भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी माइका मेखला पाई जाती है? तो हजारीबाग, गया, मुंगेर में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक यानी कि माइका यानी कि मेखला पाई जाती है। व्याख्या भी है कि अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ से पूरे विश्व के लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। भारत में अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला हजारीबाग यानी कि झारखंड, गया, मुंगेर यानी कि बिहार जिले में पाई जाती है। तो अभ्रक उत्पादन में विश्व में भारत को प्रथम कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रथम स्थान। पूरे विश्व के लगभग कितने प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? 80%। अभ्रक की सबसे बड़ी मेखला कहाँ है? हजारीबाग, झारखंड, गया, मुंगेर, बिहार इन जिलों में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को कहा जाता है? ब्रिकफिल्डर, ब्लैक रोलर, सिरोको, कि मिस्ट्रॉल। तो अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवन को, तो इसको ब्लैक रोलर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर कहते हैं। व्याख्या है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदान में प्रवाहित होने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी पवन को हम ब्लैक रोलर कहते हैं। फारस की खाड़ी में से समाल कहा जाता है। फारस की खाड़ी में से क्या कहते हैं? फारस की खाड़ी में से समाल कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा जोड़ा इसमें से हमें गलत जोड़ा बताना है? लंदन, थेम्स, पेरिस, डेन्यूब, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, दिल्ली, यमुना। बी और ऑप्शन सी दोनों ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है, इसलिए मैं बोनस मार्क्स इसमें मिला था। व्याख्या है कि उपयुक्त विकल्प में विकल्प बी तथा विकल्प सी दोनों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इस दोनों ऑप्शन जो हैं वो हमारे दोनों सही होंगे। क्योंकि जिसने भी बी और सी लगाया होगा उसका ऑप्शन सही है। क्योंकि क्या है कि लंदन जो है वो थेम्स या फिर टेमस नदी के किनारे है, पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। तो सारी इंपॉर्टेंट है। लंदन थेम्स या टेमस नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि वायु की गति सामान्यता जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं स्पीड मीटर, वुडवैन, बैरोमीटर, एनीमोमीटर। तो वायु की जो गति होती है वो सामान्यतः हम जिस यंत्र से मापते हैं उसे एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर की सहायता से वायु की गति और शक्ति को मापा जाता है। किसकी सहायता से? एनीमोमीटर की सहायता से। क्या मापते हैं? वायु की गति और शक्ति। बैरोमीटर से वायु दाब तथा स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापते हैं और विंड वैन से हवा की दिशा मापी जाती है। तो एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति, बैरोमीटर से वायु दाब, स्पीडोमीटर से वाहनों की गति और विंड वैन से हवा की जो गति होती है वो हवा की गति को मापते हैं। नेक्स्ट है कि कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है यानी कोयले का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन में, लोहा और इस्पात संयंत्रों में, रेलवे में, कि वाष्पीय जहाजों में। ये आंसर हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन में। कोयले का सर्वाधिक उपयोग, तो कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। ठीक है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करती है। तो भारत में कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है ऊर्जा उत्पादन के लिए? विद्युत उत्पादन कंपनी यानी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करती है। नेक्स्ट है कि वेलाडीला खदान जानी जाती है सोना, अभ्रक, लोहा, हीरा। तो वेलाडीला खदान लोहा के लिए जानी जाती है। ठीक है, वेलाडीला खदान किसके लिए जानी जाती है? लोहा के लिए जानी जाती है।
व्याख्या है कि बेलाडीला जो खान है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस खान में लोहा अयस्क की प्रचुर मात्रा है विद्यमान। ये खदान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो बेलाडीला खान कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है स्थित। इस खान में क्या है? लोहा अयस्क की है प्रचुर मात्रा विद्यमान। और ये खदान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1949, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1947, 10 दिसंबर 1946। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की घोषणा, तो ये 10 दिसंबर 1948 को की थी। कब की थी? 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष प्राधिकरण है। इस सभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा की गई और इस अधिकार पत्र में उद्देश्य के साथ 30 अनुच्छेद भी थे। कितने अनुच्छेद थे? 30। नेक्स्ट है कि किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया? सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था थी ये 1959 में लागू की गई थी। तो कौन से राज्यों में की गई थी स्टार्ट? ऑप्शन ए है राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान और कर्नाटक, थर्ड है आंध्र प्रदेश और गुजरात, फोर्थ है तमिलनाडु और राजस्थान। तो हमें ये तो पता है कि सबसे पहले हमने कहाँ लागू की थी? राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन और कहाँ की थी? तो और आंध्र प्रदेश में। तो 1959 में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हमने राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की। कहाँ लागू की थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। व्याख्या है कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट की गई। उसके बाद 20 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद जिसके बाद आंध्र प्रदेश में कब? 20 अक्टूबर 1959 को। किसकी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर 1957 में। ठीक है। अन्य राज्यों में व्यवस्था कब स्थापित की है? जैसे असम में, कर्नाटक और तमिलनाडु में 1960 में, महाराष्ट्र में 1962 में, गुजरात में 1963 में और पश्चिम बंगाल में 1964 में। वही राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा हैं। असम की कैपिटल है दिसपुर, कर्नाटक की बेंगलुरु, तमिलनाडु की चेन्नई, महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये सब कैपिटल याद रखना। नेक्स्ट है कि 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से, निर्वाचन आयोग की शक्तियों से, पंचायती राज प्रणाली से। तो अगर 73वां भारतीय संविधान संशोधन बात करें तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। किससे है? पंचायती राज प्रणाली से। व्याख्या है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 और 1993 में हुआ था। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992-1993 में। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और इस संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 24 का से लेकर 24 अणा है और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का है उल्लेख। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992-1993। कितनी अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई थी? 11 अनुसूचियां इसमें जोड़ी गई थी, यानी 11वें नंबर की। इसमें क्या था? इसमें पंचायती राज के प्रावधान थे और इस संशोधन के बाद भाग 9 को भी जोड़ दिया गया था, जिसमें 24 का से लेकर 24 अणा तक आता है। और 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता की समाप्ति का संबंध है अनुच्छेद 16 से, 17 से, 18 से कि 19 से। तो अस्पृश्यता का अंत, तो अस्पृश्यता की समाप्ति है अनुच्छेद 17 से। ठीक है, अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता की समाप्ति की बात की गई है। 14 से लेकर 18 तक समानता की बात है, जिससे अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत किसमें? अनुच्छेद 18 में।
व्याख्या है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पष्टता की समाप्ति की घोषणा की गई। अस्पष्टता की समाप्ति समानता के अधिकार के अंतर्गत आती है और वर्तमान में अस्पष्टता यानी छुआछूत एक तरह का दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत क्या है, एक तरह का दंडनीय अपराध है, यानी कोई भी छुआछूत नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो ये सूची 1 दे रखा है तो सूची 2 हमें मिलान करना है। वित्त आयोग 360, वित्तीय आपातकालीन स्थिति 312, राज्यसभा 368, संवैधानिक संशोधन 280। तो अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो ये आर्टिकल 368 से संबंधित है। संविधान संशोधन किससे है? 368 से। वित्त आयोग की बात करें तो आर्टिकल 280 से है। राज्यसभा की बात करें तो ये हमारे 312 में और वित्तीय कालीन स्थिति 360 से है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट का 4 वित्त आयोग किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 से संबंधित है। वित्त आयोग किससे? 280 से। सेकंड का फर्स्ट यानी कि वित्तीय आपातकालीन स्थिति 360 से संबंधित है। थर्ड का सेकंड यानी कि राज्यसभा अनुच्छेद 312 से संबंधित है। और फोर्थ का थर्ड यानी कि संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 से संबंधित है। तो संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, राज्यसभा आर्टिकल 312, वित्तीय आपातकालीन स्थिति 360 और वित्त आयोग 280। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 है, वित्तीय आपातकालीन स्थिति अनुच्छेद 360 है, राज्यसभा 312 है, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात है 2:1, 3:2, 4:3, 5:4। तो अगर हम अपने राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 3:2 है। कितना है? 3:2। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और संविधान सभा द्वारा इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का कितना है? 3:2 और संविधान सभा द्वारा इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं मनमोहन सिंह, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, पी चिदम्बरम, सुषमा स्वराज। तो वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछा है तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया। कौन है? मोंटेक सिंह आहलूवालिया हैं। व्याख्या है कि तत्कालीन समय में प्रश्न का उत्तर विकल्प बी होगा, परंतु वर्तमान समय में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। मतलब ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो जब जिस साल का ये पेपर है उसी साल का ये आंसर था, लेकिन अब हमने जानते हैं कि योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ला दिया गया था। नीति यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और अध्यक्ष इसके वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, जबकि मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की मिलती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। वहीं मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, त्रिपुरा की अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मणिपुर की इम्फाल। व्याख्या है कि भारत के 5 राज्य हैं जो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा? 5 राज्यों की सीमा कहाँ से मिलती है? बांग्लादेश से। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, मेघालय की शिलोंग, मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, असम की दिसपुर। नेक्स्ट है भारत में कौन सा जंतु जो है अब लुप्त हो चुका है? बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ। तो हम जानते हैं कि चीता जो है ये जंतु लुप्त हो चुका है। ठीक है। कौन सा? चीता। चीता भारत में विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट है कि एकत्रित वर्षा जल के 30 से 40 मिनट बाद पीने से योग्य नहीं होगा, यानी जो एकत्र किया गया वर्षा जल है उसके 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता है। क्यों? ऑप्शन ए है क्योंकि उसमें जीवाणु और धूल होती है। ऑप्शन ए है बी है कि उसमें विषैले रसायन घुल जाते हैं। थर्ड है कि उसमें खनिज नहीं होती है और फोर्थ है कि वे अम्लीय होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अम्लीय होता है। एकत्र किया गया वर्षा जल जो है वो 30 से 40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं होता क्योंकि वह कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक है।
वर्षा जल की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, इसीलिए कृत्रिम वर्षा जल वर्षा के 30-40 मिनट बाद पीने योग्य नहीं रह पाता। इसका पीएच मान कितना होता है? 5 से 6 होता है, 5.6 होता है इसका पीएच मान। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? यानी दिल्ली के वे कौन से सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड है फिरोज शाह तुगलक, फोर्थ है बलबन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर भी। तुगलक वंश का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 88 तक, और दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था? जजिया कर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, सेकेंड है वृंदावन मंदिर मथुरा, थर्ड है जेके मंदिर लखनऊ, फोर्थ है विश्वनाथ मंदिर बनारस। तो अगर हम जैसे जानते हैं कि देवी पाटन मंदिर कहाँ है? ये तुलसीपुर में है। वृंदावन का मंदिर कहाँ है? मथुरा में है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? बनारस में है। लेकिन जेके मंदिर ये लखनऊ में नहीं है। और हमसे पूछा क्या था कि वे जोड़ा बताना है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि कानपुर में जेके मंदिर निर्मित है और इसकी स्थापना 1960 में जेके ट्रस्ट द्वारा की गई थी। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, कहाँ है? कानपुर में है। स्थापना कब हुई? 1960 में। किसके द्वारा? जीके ट्रस्ट द्वारा। नेक्स्ट है कि सोना का लैटिन नाम है अर्जेंटम, प्लम्बम, नोटियम, कियारम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? आरम है। ठीक है। व्याख्या है कि बहुमूल्य धातु सोना का लैटिन नाम आरम है। आरम का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्योदय का चमक होती है। शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्योदय की चमक। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 14 वर्ष या 18 वर्ष, 15 वर्ष या 21 वर्ष, 16 वर्ष या 22 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 वर्ष से 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। कितनी? 14 वर्ष से 18 वर्ष। व्याख्या है कि शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में पारित किया गया था। शारदा अधिनियम किसको रोकने के लिए? बाल विवाह को रोकने के लिए। कब? 1929 में किया गया था पारित। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की आयु 14 वर्ष थी और लड़कों के लिए कितनी थी? 18 वर्ष। इस अधिनियम को पारित करने का प्रयास डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर हरविलास शारदा ने किया था। बाल विवाह को 1929 में पारित हुआ था शारदा अधिनियम बाल विवाह को रोकने के लिए। लड़कों की कितनी आयु थी? 18, लड़कियों की कितनी थी? 14। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो ये प्रीवियस ईयर है, तो उसमें प्रीवियस ईयर में जो थे वो माता प्रसाद पांडे थी, अब बदल चुके हैं, नहीं देख कर जाना। नेक्स्ट है कि 59वें राजरत्न पुरस्कार के लिए ये भी नया देख कर जाना। उस समय मिला के था ये विद्या बालन को, लेकिन अब नए हैं तो किसी और को मिला है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वैसे जो हैं देख लेना, जो आप करंट में आते हैं वो देख लेना। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य ने विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन का समझौता किया? केरल ने, महाराष्ट्र ने, बिहार ने कि तमिलनाडु ने? तो ये बिहार ने उस टाइम किया था। बिहार की कैपिटल पटना है, केरल की तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र की मुंबई और तमिलनाडु की चेन्नई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है? तो बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत पारंपरिक नहीं है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त विद्युत, सौर किरणें, पेट्रोल। तो सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें बोनस मार्क्स मिला था। ठीक है, ये हमारा बोनस वाला क्वेश्चन है। व्याख्या है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हों। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, जैसे खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा। ये सब गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा आती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा,
नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, इन सबको शामिल किया जाता है। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जाते हैं? ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के क्या होते हैं? दो मुख्य स्रोत, जैसे कि खनिज तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत ऊर्जा। वहीं गैर परंपरागत में कौन कौन से हैं? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है कि रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं? ऑप्शन ए है सर्दी लगने पर, ऑप्शन बी है हैजा होने पर, थर्ड है मोचाने पर, फोर्थ है सैया घाव होने पर। तो अगर बात करें रिंग कुशन की, तो इनका प्रयोग सैया घाव होने पर करते हैं। रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं? तो सैया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। व्याख्या भी है कि सैया घाव होने पर घाव को बिस्तर पर स्पर्श न देने के लिए हम रिंग कुशन का प्रयोग करते हैं। मतलब जो सैया घाव होता है तो घाव बिस्तर पर ना स्पर्श हो, इसीलिए रिंग कुशन का करते हैं यूज। नेक्स्ट है कि गोंद का कलप किस प्रकार के वस्त्र में लगाया जाता है? ऊनी, सूती, रेशमी की नायलॉन? सही आंसर हो जाएगा सूती। गोंद का जो कलफ है ये सूती वस्त्रों में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? सूती वस्त्रों में। ठीक है, गोंद का कलफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सूती वस्त्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? जठर रस में, अग्न्याशय में, लाल रस में कि पित्त रस में? तो टाइलिन की बात करें तो ये टाइलिन नामक एंजाइम लाल रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लाल रस में। व्याख्या है कि टाइलिन नामक एंजाइम यह लाल रस में यह लाल रस में उपस्थित रहता है। ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन यानी कि जटिल शर्करा में देता है बदल। वहीं जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम, अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। जबकि पित्त रस में कोई भी एंजाइम जो है वो नहीं होता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम किस में होते हैं? लाल रस में उपस्थित। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन को पकाने में हेल्प करते हैं। और ये एंजाइम क्या करता है कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज का डेक्स्ट्रिन यानी कि जटिल शर्करा में कर देता है चेंज। वहीं जो जठर रस होता है उसमें पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अग्न्याशय की बात करें तो उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। जबकि पित्त रस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि द्वितीयक रंग है यानी कि द्वितीयक रंग कौन से हैं? नारंगी, हरा, बैंगनी, लाल, हरा, बैंगनी, नारंगी, नीला, हरा, नारंगी, बैंगनी, नीला। तो द्वितीय रंग पूछा था और इसमें हमें बोनस मार्क्स मिले थे, यानी कि इस बारे प्रीवियस ईयर में हमें कई सारे बोनस मार्क्स मिले हैं। व्याख्या है कि वे रंग जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकता उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक रंग। जैसे कि लाल, हरा तथा नीला एक ऐसे रंग है प्राथमिक हैं। प्राथमिक रंगों से बने रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं और वे रंग जो प्राथमिक रंग से हेल्प से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीय रंग। जैसे कि नारंगी, बैंगनी और पीला ये होते हैं द्वितीय रंग। इसीलिए हमारे इसमें कोई भी विकल्प सही है बोनस, इसीलिए इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है और हमें बोनस मार्क्स मिला था। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं? जिन्हें किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनाया जाता, जैसे लाल, हरा और नीला। और जिन्हें प्राथमिक रंगों की हेल्प से बनाया जाता है वो द्वितीयक रंग है, जैसे नारंगी, बैंगनी और पीला। नेक्स्ट है कि एक वेद संगीत में कौन सा है? यानी एक ऐसा वेद पूछा है जो संगीत में है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद के अथर्ववेद। वेद टोटल 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद और इसमें जो ऋग्वेद होता है जंगलों में लिखा गया था। ठीक है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। वहीं अगर हमसे पूछा है संगीत में तो सामवेद को संगीत में भी कहते हैं। सा से संगीत और सा से सामवेद, सामवेद संगीत है। ठीक है, और जहाँ यज्ञ और यज्ञ जो वहीं जिसमें गद और पद लिखा गया है वो यजुर्वेद है। और अथर्ववेद ये जादू टोनों का है और सबसे लास्ट में लिखा गया था अथर्ववेद। और ठीक है, ये सब याद रखना।
व्याख्या है कि सामवेद जो है वो एक संगीतमय वेद है। इसकी रचना गायन शैली में की गई थी। संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है और इस पुस्तक का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। तो सामवेद कैसा है? संगीतमय वेद है। शास्त्रीय सामवेद शास्त्रीय संगीत। इस पुस्तक का पाठ करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। और संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीनतम रचना है जो गायन शैली में की गई है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, गंगा यमुना मैदान, पूर्वी भारत। तो जल द्वारा उड़ी गई मिट्टी ही जलोढ़ मिट्टी कहलाती है जो गंगा यमुना मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नदियों के दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भारत के गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ होती है? भारत के गंगा यमुना दोआब में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कौन सा रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये हमारा जो है ये रसायन फल परीक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या भी है कि फलों के परीक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट जैसे रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग फल परीक्षण में नहीं किया जाता है। ठीक है, फल परीक्षण में किसका यूज नहीं करते हैं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। और किसका करते हैं? फलों के परीक्षण में पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। वहीं कैल्शियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग पोषक तत्वों की कमी में किया जाता है। किसमें? पोषक तत्वों की कमी में। नेक्स्ट है कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 14, 12, 11 कि 17। सी आंसर हो जाएगा 12 यानी कि 12। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12 यानी कि 12 होते हैं। नेक्स्ट है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB किसके तुल्य होता है? 1000 बाइट, 10,000 बाइट, 1024 बाइट, किनमें से कोई नहीं। तो 1 KB यानी कि 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। किसकी? 1024 बाइट के बराबर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। तो ये प्रीवियस ईयर है। तो ये किसने? किंग्स स्पीच ने जीता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोगी नहीं है? हमें एक ऐसी चीज़ बतानी है जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। कृषि का यंत्रीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार, जंगल काटना। बहुत इजी क्वेश्चन है। जंगल काट के हम किसी प्रकार के कृषि उत्पादन को बढ़ा नहीं सकते, इसलिए ये उपयोगी नहीं है। बाकी कृषि का यंत्रीकरण, उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता में विस्तार ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। व्याख्या है कि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे कि कृषि में यांत्रिकरण, उर्वरक प्रयोग बढ़ाने में बढ़ोतरी, सिंचाई क्षमता का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है लाल सागर, ऑप्शन बी है मृत सागर, थर्ड है भूमध्य सागर, फोर्थ है कैस्पियन सागर। तो कौन से सागर में लवणता सबसे अधिक होती है? मृत सागर में। किसमें होती है? मृत सागर में लवणता सबसे अधिक होती है। तो दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक लवणता मृत सागर 238% यानी 238% पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि सबसे अधिक लवणता तुर्की की वॉन झील में 330% पाई जाती है। तो सबसे अधिक लवणता कहाँ है? मृत सागर में। कितनी? 238%। और सबसे अधिक कहाँ है? तुर्की की वॉन झील में 330%। नेक्स्ट है कि IPL किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल। IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग एक क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। व्याख्या है कि IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग ये भारत में खेल प्रतिस्पर्धा है। इसका संबंध है क्रिकेट से। इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। कब? सन 2008 में हुई थी। कब हुई थी? सन 2008 में। नेक्स्ट है कि भारत में एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ आयोजित किए गए? कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई कि मुंबई। तो अगर इंडिया की बात करें तो एशियाई खेल सबसे पहले दिल्ली में आयोजित किए गए। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली भारत की कैपिटल है।
कलकत्ता ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। मुंबई ये महाराष्ट्र की है। चेन्नई ये तमिलनाडु की कैपिटल है। व्याख्या है कि एशियाई खेल की शुरुआत 1951 में हुई और प्रथम एशियाई खेल दिल्ली में 4 से 11 मार्च को 1951 में आयोजित किए गए थे। तो एशियाई खेल की स्टार्टिंग कब हुई? 1951 में। कहाँ हुई? दिल्ली में 4 से 11 मार्च को। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ठीक है, हॉकी को क्या मानते हैं? भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं। व्याख्या है कि भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी खेल को देश के राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दिया गया। मंत्रालय ने यह बात महाराष्ट्र के एक स्कूल शिक्षक के आरटीआई के जवाब में कहा। एक आम धारणा है कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन इसका सही उत्तर हॉकी ही माना गया है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा वायुमंडलीय प्रदूषक हैं, जबकि हाइड्रोजन से प्रदूषण नहीं होता। हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। किसको भविष्य का ईंधन कहते हैं? हाइड्रोजन को। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। नेक्स्ट है कि जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक प्रमुख है? धुआं, औद्योगिक रसायन, अमोनिया की साबुन। तो अगर बात करें जलीय प्रदूषण में तो ये औद्योगिक रसायन, कौन से वाले रसायन? औद्योगिक रसायन, ये जलीय प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना जो भयंकर विनाश का कारण हुई है, MIC गैस दुर्घटना, हिरोशिमा बमबारी, ईरान में भूकंप की चेरनोबिल विध्वंस। तो अगर इंडिया की बात करें वायु प्रदूषण की नवीनतम घटना की जो भयंकर विनाश का कारण है, तो MIC गैस दुर्घटना है। कौन सी? MIC गैस दुर्घटना। MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस दुर्घटना वर्ष 1984 में भोपाल यानी मध्य प्रदेश में घटित हुई थी। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पोस्ट साइड प्लांट से बड़ी मात्रा में MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोग हुए थे प्रभावित। तो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड कैसी है? गैस दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। कहाँ? भोपाल मध्य प्रदेश में। इस गैस त्रासदी के नाम से भी जानते, क्या नाम से? गैस त्रासदी के नाम से। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टाइज प्लांट से बड़ी मात्रा में MIC गैस रिसाव हुए और 5 लाख से अधिक लोग इसमें क्या हुए थे? प्रभावित। नेक्स्ट है कि गत वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि बांधों में सिल्टिंग दर बढ़ी है, नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं, अधिकाधिक भूमि का कृषि में उपयोग हुआ है और वार्षिक वर्षा की मात्रा बढ़ी है। सी आंसर हो जाएगा नदियों में तटीय भागों में वन नष्ट हुए हैं। गत वर्षों में यानी कि पिछले वर्षों में उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं कैसी हैं? बढ़ने लगी हैं, क्योंकि नदियों में तटीय भागों में वन कैसे होने लगे हैं? नष्ट होने लगे हैं। नेक्स्ट है कि बिहू नृत्य भारत के किस राज्य में है? अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम की छत्तीसगढ़। तो बिहू नृत्य असम में किया जाता है। असम की कैपिटल है दिसपुर, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। व्याख्या भी है कि बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। इस नृत्य के 3 रूप हैं: बोहाग बिहू, माघ बिहू और काटी बिहू। पंडवानी छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जबकि मुखोटा ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो बिहू है असम का। इसके कितने रूप है? 3, बोहाग बिहू, माघ बिहू, काटी बिहू। पंडवानी है छत्तीसगढ़ का और मुखोटा है अरुणाचल प्रदेश का। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 27 जून 2013 को हुआ था, 6 to 8 को हुआ था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही हम हमारे चैनल को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए सारे कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दे सकते हैं, सारे शॉर्ट्स देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपके लिए बनाते हैं। जैसे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, CDP, जिस पे भी
भी चाहिए या फिर फुल रिवीजन चाहिए, कैसा चाहिए आप मुझे बता देना, वैसे हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।